So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss the previous year question of computer NIMSET 2015. So come to question number 1. So मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। आने में आसानी होगी एंड टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इसलिए सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन है, when the value 37h, h means hexadecimal, 37h is divided by 17h, the remainder is। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से डिवाइड होगा तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर बताना है। तो पहले तो जो 37h है हेक्साडेसिमल है, उसको आपको पहले क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होता है, तो आपका जो भी एलिमेंट होता है, जैसे कि 37 बेस 16 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उस एलिमेंट को बेस 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट को। जैसे 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, देन 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या होता है, एडिशन। देन यहाँ पीछे से आपको पावर्स रेज करने होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे। ओके, होगा 33 इंटू 16 48 एंड 16 का पावर 0 मीन्स 1। किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 होता है वैल्यू, इसीलिए 16 का पावर 0 मीन्स 1 हो गया, इसलिए सिर्फ क्या बचा, 7 बचा। 48 + 7 = 55 बेस 10 हो गया। ऐसे ही 17 बेस 16 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को भी 16 से मल्टीप्लाई किया, बीच में एडिशन कर दिया, फिर पीछे से पावर रेज होगा 0 1 2 ऐसे। ओके, देन इसको भी आपको ऐड करके लिख देना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 23, और ये चेंज हो गया डेसिमल में। नाउ कम टू स्टेप 2। इसके बाद क्या करना है, तो बोला था डिवाइड करने के लिए, अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है तो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करते हैं, 23 2 जा 46, रिमाइंडर बचा 9। तो ये 9 बेस 10 में क्या हो गया, मेरे डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में आ गया, बट पूछा था हेक्साडेसिमल में, तो क्या करेंगे, फिर से डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, स्टेप 3। तो ये देखो, डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है हेक्साडेसिमल में। जब भी बोले डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 9 को हम जब बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। ये लिखने नहीं आता हो तो आप टेबल भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 जैसे 2 का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 9 का वैल्यू क्या होगा। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का पावर 0 1 हो गया, एंड 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 + 1 9 हुआ ना, तो ये इसका बाइनरी वैल्यू हो गया, 9 का बाइनरी वैल्यू। देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बाइनरी को जब भी बोले बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो मतलब कि आपको पेयर्स बनाने होंगे। पेयर्स कितने के पेयर्स बनाने होंगे, हेक्सा मीन्स 2 का पावर 4 मीन्स 16 होता है ना, 2 का पावर 4 का पेयर्स बनाना होगा आपको। 4 की पेयरिंग जैसे ही करोगे तो आपके पास 4 ही एलिमेंट्स थे, 1 0 0 1। तो जब इसमें हम फिर से देखेंगे कि 1 0 0 1 की वैल्यू क्या होती है, तो वो 9 ही होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 9 होगा। ओके, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 9 हेक्साडेसिमल में आपका आंसर हो गया। एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में आंसर दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन पॉसिबल विथ n बाइनरी वेरिएबल्स इज इक्वल टू। आपसे पूछ रहा है कि कितने बूलियन फंक्शंस पॉसिबल हैं n बाइनरी वेरिएबल्स से। अगर आपके पास n बाइनरी वेरिएबल्स है तो कितने बूलियन फंक्शन पॉसिबल है, तो ये होगा 2 का पावर n। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन f1 f3 एंड f इन कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो ये आपको एक लॉजिक डायग्राम है जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में है। तो आपको इसमें बताना है कि f2 का वैल्यू क्या है, देन फाइंड f2। तो आपको f1 गिवन है, f3 गिवन है, f भी गिवन है। f1 f3 एंड f आपको पता है, f2 फाइंड करना है। ओके, तो ये डायग्राम आपको गिवन है।
तो ये डायग्राम एंड गेट है और ये और गेट है, इतना पता होगा आपको। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पूछा है कि F2 का वैल्यू बताओ। देखो सॉल्यूशन, ये एंड गेट है। एंड गेट का मतलब होता है, एंड का मतलब क्या मैथ्स के टर्म में पढ़ा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड और का मतलब होता है यूनियन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टर्म्स और यूनियन मीन्स सारे टर्म्स, सैम्पल स्पेस। ओके, तो आपको देखो, आपको बताना है इसमें F2 का वैल्यू। तो सबसे पहले ना आपको ऑप्शन चेकिंग करना होगा, क्योंकि आपको बताना है F2 का वैल्यू। तो आपको देखना हो कि F1 और F2 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि मुझे F1 और F3 के इंटरसेक्शन करने से ये वाली वैल्यू मिल जाए। देखो एक सेकेंड, देखो आपको F2 फाइंड करना है ना। तो F1 और F2, F1 मालूम है बट F2 नहीं मालूम। तो F2 में क्या पुट करने से ऐसा बने कि ये F मेरा प्रोड्यूस हो जाए, है ना। F3 तो पता ही है, F2 पता चल जाएगा, तो ये वाला जो आउटपुट आया है वो निकाल सकते हैं। तो आउटपुट के लिए 1 6 8 15 ये सारे टर्म्स होने चाहिए। तो 1 6 और 15 है, बट हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 8 हो। तो कौन कौन से ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो जाते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि इसमें 8 है ही नहीं, है ना। उसके बाद ये सारे तीनों में 8 है, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो ओके तो देखो फिर, तो F1 इंटरसेक्शन F2 निकालना होगा। F1 का इंटरसेक्शन F2 किससे करेंगे, तो हम ऑप्शन चेकिंग करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास F1 ये गिवन है 4 5 6 7 8। F1 का इंटरसेक्शन क्या है, F2 के साथ। F2 को मान लिया ऑप्शन में, मेरे पास ये ऑप्शन है 4 6 4 8 6 8 4 6 8। तो सबसे पहले 4 6 के साथ चेक करेंगे। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, तो इसमें इंटरसेक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, 4 6 के साथ इंटरसेक्शन करने से देखो 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 4 6, तो मिलेगा 4 एंड 6 ही मिलेगा, जो कि नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि 4 नहीं चाहिए हमें। 4 इसमें नहीं है आउटपुट में, देखो सबसे पहले इसमें आउटपुट में 4 भी नहीं है, तो 4 नहीं चाहिए। एंड उसके बाद आपको 8 चाहिए। तो कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो देखिए 4 5 6 7 8 का इंटरसेक्शन किया 4 8 से, तो 4 8 से करने पे क्या आएगा, 4 8 ही आएगा इंटरसेक्शन में। जिसमें भी आपको जो आउटपुट है उसमें 4 नहीं है, 1 6 8 15 चाहिए, 4 चाहिए ही नहीं हमें, है ना। 1 6 8 और 15 चाहिए ओनली। तो फिर हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। 4 5 6 7 8 ये F1 का वैल्यू है, और ये F2 के लिए हम ऑप्शन से चुन रहे हैं। तो ऑप्शन से 6 8 चुना, तो इससे आपको क्या मिलेगा, 6 8 मिलेगा, है ना। 6 8 मिल गया। तो देखो आपको चाहिए था, 4 नहीं चाहिए था, बट 6 8 इसमें भी है और यहाँ भी है। तो अब इसके साथ हम यूनियन करके देखेंगे किसका, F3 का। क्यों यूनियन करेंगे, क्योंकि और गेट है यहाँ पे F3 और इसका और है, और का मतलब होता है यूनियन, इसलिए इन दोनों का यूनियन करके देखेंगे कि ये आना चाहिए। ओके, तो देखो ये 6 8 का यूनियन करेंगे 1 6 15 के साथ, तो क्या आएगा, यूनियन करने से तो पूरा सैम्पल स्पेस आ जाता है। तो 1 6 8 15 पूरा आ जाएगा आपका, आ गया ना। F2 का वैल्यू क्या हो गया, 6 और 8 आ गया। F का वैल्यू क्या है आपका, यही था 1 6 8 15। देखो 1 6 8 15, ठीक है ना। F2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6 एंड 8। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, which optical phenomenon is utilized in the operation of the latest write once optical storage medium called digital paper। तो इसको आप याद कर सकते हो एज ए टर्म, अगर पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर बोल दो, पोलराइजेशन है इसका आंसर, इसको याद कर लो, इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो P टेंडिंग टू Q, और ये जो इसका सिंबल का मतलब है यूनियन। P टेंडिंग टू Q यूनियन R, P टेंडिंग टू Q यूनियन R एंड Q टेंडिंग टू S एंड R टेंडिंग टू S।
इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। पी का मतलब है क्यू यूनियन आर, एक इक्वेशन हो गया। ये दूसरा इक्वेशन है कि क्यू इम्प्लाइज एस एंड आर इम्प्लाइज एस। तो क्यू का मतलब भी ऐसे, आर का भी मतलब ऐसे, तो क्यू और आर की जगह पे हम एस ही पुट कर देते हैं, है ना। इन दोनों का वैल्यू हम इसमें फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे। तो पी को लिख सकते हैं एस यूनियन एस। तो एक आपको पता होगा कि ए यूनियन ए का मतलब क्या होता है, ए होता है। तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, एस यूनियन एस इक्वल टू एस हो जाएगा। तो पी टेंडिंग टू एस, पी इम्प्लाइज एस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ सम्स कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन को अच्छे से देखो, x1 प्लस x2 ब्रैकेट में है एंड x3 इंटू x4 ब्रैकेट में है। इस पे बार है और इसके पूरे पे बार है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बताना है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ सम्स कैनोनिकल फॉर्म। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें आपके POS में। तो देखिए इसको पहले तो POS में ब्रेक करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं लाइक A प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये क्या हो गया, सम का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब होता है सम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, है ना। तो इसमें आपको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू बी पे बार लगता है, तो ब्रेक होके क्या होता है ए बार प्लस बी बार। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको ब्रेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर जो बार लगा हुआ था, इसको हटाने के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। तो जब डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये क्या हो गया, ए इंटू बी के ऊपर बार लगाने से ए बार प्लस बी बार में ब्रेक हो गया, ए बार प्लस बी बार पे बार था पहले से, उसके ऊपर भी बार हो गया। तो ए बार इक्वल पे बार जब भी होता है तो उसका वैल्यू ए होता है ना। ओके, देन कम हियर, देन अप्लाई अगेन डी मॉर्गन्स। तो इस पर फिर से डी मॉर्गन्स लगाएंगे। तो x1 प्लस x2 पे बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 बार इंटू x2 बार लिख सकते हैं। रिवर्स डी मॉर्गन्स लग गया इस पर। ओके, तो देखिए उसके बाद x3 इंटू x4 पे डबल बार था, तो ये हट गया। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपने इतना सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको मिसिंग टर्म्स बताने हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिसिंग टर्म्स है। लाइक इधर आपको x1 x2 है एंड इधर आपके पास x3 एंड x4 है। इस टर्म, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो इस टर्म के पास क्या नहीं है और इस टर्म के पास क्या नहीं है। तो इसके पास x1 x2 है बट x3 x4 नहीं है, और इसके पास x3 x4 है बट x1 x2 नहीं है। तो नहीं है तो दे दो फिर। और क्यों देंगे, तो एक कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन सबको पूरा करना होगा। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ही होता है कि कंप्लीट, मतलब आपके पास ए है प्लस बी सी है, लाइक ए प्लस बी एंड सी है। तो ए के पास क्या नहीं है, बी एंड सी नहीं है, तो आप इसको बी एंड सी देना होगा। बी सी के पास क्या नहीं है, ए नहीं है, तो इसको ए देना होगा। तो इसलिए तभी जाके पूरी तरह से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसके पास सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो x1 x2 था बट x3 x4 नहीं था, है ना। x1 x2 था बट x3 x4 नहीं था, तो x3 x4 दे दिया इसको। इसके पास में x3 x4 था बट x1 x2 नहीं था, तो x1 x2 भी इसको दे दिया। नाउ आपको पता होना चाहिए कि POS में क्या होता है और SOP में क्या होता है। SOP में जब भी होता है आपका टर्म्स तो A का वैल्यू 1 होता है, और POS में जब भी होता है तो A का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, SOP याद रखो कि A इक्वल टू 1 होता है, POS अपने आप याद हो जाएगा कि उसका उल्टा होता है, रिवर्स। ओके, तो पहले यहाँ देखो कि ये किस टर्म में है, इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट है, अब बीच में सम है, ये प्रोडक्ट है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, SOP। ये किस टर्म में है, SOP में है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का सम, SOP की इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट का सम, दो प्रोडक्ट को सम कर दिया, तो उसी को बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आ जाओ इस पर। और सबसे पहले यहाँ देखो कि आपको इसको, इसमें आपके पास में x1 x2 का पे बार था, तो आपके पास x3 एंड x4 नहीं था,
तो x1 x2 को आप एज इट इज़ लिख दो, x3 x4 भी लिख दिया। नाउ x1 x2 पे बार है तो हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि ये बार का मतलब 0 होता है। तो ये इसका जितना भी टर्म्स होगा वो 0 0 0 0 ही होगा। बट x3 x4 में क्या होगा, ये तो चेंज हो सकता है ना। x3 एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, x4 भी एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा। तो इसमें टोटल कितने वैल्यूज़ बन सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। एक बार 0 0 हो सकता है, या 0 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 1 0 का कॉम्बिनेशन, या 1 1 का कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 2 एलिमेंट होता है, तो इतना पता है हमें। देखो अब इसको काउंट करके लिख देना, ये क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 1 0 2 है, ये 1 1 3 है। उसके बाद ये x3 है, ये x4 है। तब इसमें x1 x2 नहीं था आपके पास, तो x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, x3 x4 लिख दिया। ना अब देखो इसमें कि आपके पास x3 x4 जो आपका गिवन है वो चेंज नहीं होगा, बट जो आपने ऐड किया है उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो जो आपका गिवन है x3 x4 वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि इस पर बार नहीं है और ये SOP है। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। बट ये आपने ऐड किया है तो इसमें आपको इसमें आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। तो इसमें भी सेम कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0, 2 वेरिएबल्स के 4 कॉम्बिनेशंस। इसको भी अब काउंट करके लिख लेना है कि ये कितना है। तो 1 1 आपका 3 होता है, और ये 0 1 1 1 7 होता है, 1 1 1 1 15 होता है, 1 0 1 1 11 होता है। नाउ आपने पूरा कैनोनिकल फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं POS टर्म में, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है, POS होता है। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं इसको लिख दीजिए, 0 1 2 3 7 11 15, 7 11 15। तो आपके POS में टोटल कितने टर्म्स हो गए, 7 टर्म्स। तो ये हो गया POS में कन्वर्ट करने का तरीका। इसमें टोटल 7 टर्म्स है। अगर SOP पूछा होता तो सिग्मा करके लिखते, और POS पूछा है तो पाई करके लिखेंगे। तो पाई करके आपका टोटल 7 टर्म्स आएगा POS में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड दी ऑड मैन आउट। इसमें से आपको ऑड बताना है कि कौन सा है। देखो HTTP का मीन्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, कंप्यूटर नेटवर्क है। एंड HTML का मीन्स क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज है। और ये क्या है, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये सारे ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। और ये क्या होता है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये एक टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये और टर्म है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखो। कंसिडर द फ्लोइंग मिनटर्म एक्सप्रेशन फॉर f। मिनटर्म का मतलब समझ लो SOP होता है। मिनटर्म पूछे तो SOP पूछ रहा है, मैक्स टर्म पूछे तो POS पूछ रहा है। तो आपसे बोल रहा है मिनटर्म एक्सप्रेशन फॉर f। तो आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ सिग्मा का साइन है, इसे भी आप समझ सकते हो कि SOP पूछ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड अगर पाई होता है तो POS पूछ रहा है। ओके, तो f of PQRS इज इक्वल टू सिग्मा 0 2 5 7 8 10 13 15। द मिन टर्म 2 7 8 एंड 13 आर डू नॉट केयर टर्म। तो डोंट केयर कंडीशन है, डोंट केयर टर्म यूज़ करेंगे इसमें। द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर f इज़। तो इसमें हमको मिनिमल सोल्यूशन बताना है, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट बताना है f के लिए कि क्या होगा इसको मिनिमाइज़ किया जाए तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले कि जितने भी डायग्राम से इन पे ध्यान मत दो, ये सब इस पे ध्यान मत देना अभी बिल्कुल भी। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद यहाँ PQ लिखा, यहाँ RS लिखा। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है, यहाँ पे ऊपर में ये लिखते हैं हम, ये K मैप में यूज़ होता है जो ग्रे कोड बोला जाता है एक तरह से। इसको लिखते हैं इस तरह से 0 0 0 1 1 1 1 0। उसी तरह से इधर भी लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। लिख दिया, ये मेरा दूसरा काम हो गया।
उसके बाद क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दिए हुए थे, है ना, सिग्मा 0 2 5 7 8 10 13 15। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखो यहाँ नंबरिंग किया जाता है, जैसे कि 0 0 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 0 0 1 का वैल्यू 1 होता है, 0 0 1 1 का वैल्यू 3 होता है, 0 0 1 0 का वैल्यू 2 होता है, मीन 0 1 0 0 का वैल्यू 4 होता है, 0 1 0 1 का वैल्यू क्या होता है 5 होता है, सो ऑन ऐसे नंबर्स लिखाते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 then 8 9 11 10 then 12 13 14 15। तो जितने भी यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 0 है 1 है बट 2 यहाँ है फिर 3 है देन 4 है 5 है देन 6 यहाँ है फिर 7 है देन एकदम लास्ट में आ जाएंगे 8 है 9 है देन 10 है फिर 11 है देन यहाँ 12 है 13 है 14 है फिर 15 है। समझ गए, ये तीसरा काम हुआ। इसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं उसमें वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको 1 लिखना है, बट क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि डोंट केयर कंडीशन का यूज़ हुआ है। तो डोंट केयर कंडीशन का यूज़ हुआ है मीन्स ये जो जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सारे वैल्यूज़ पे आपको क्रॉस लगाना है, डोंट केयर कंडीशन लगाना है 2 7 8 13 पे। तो देखो क्रॉस का साइन यहाँ लगेगा, यहाँ 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 और यहाँ। क्यों लगा, 2 पे लगाना था, 7 पे लगाना है, 8 पे लगाना है एंड 13 पे लगाना है, तो वहाँ पे आपने क्रॉस कर दिया। सबसे पहले तीसरा काम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने वैल्यूज़ बच गए इसमें से 2 7 8 13 को छोड़ के जितने वैल्यूज़ बच गए वहाँ पे आपको 1 लिखना है। 0 पे 1, 5 पे 1, 15 पे 1, 10 पे 1। हो गया, ये आपका तीसरा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आपका फोर्थ काम है वो है पेयरिंग बनाना। इसमें आपको पेयरिंग करनी होगी सॉल्यूशन के लिए। ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया तो कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बना दूँगी। ओके, तो देखो आपको पेयरिंग कैसे बनती है, तो जितने ज़्यादा की पेयरिंग बना सकते हो उतनी बनानी चाहिए। जैसे 4 4 की पेयरिंग होती है, ये 2 2 की भी पेयरिंग होती है, बट हम 4 की अगर हो रही है तो 4 की करेंगे। देखो कॉर्नर से पहले होता है, तो ये पूरे कॉर्नर्स को मिला के एक पेयर बन जाएगा और ये बीच में एक पेयर बन जाएगा, तो सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं। तब नेक्स्ट काम जो है हमारा वो है नेमिंग। नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग में जो एक कंडीशन होता है कि जो चेंज नहीं होता है उसको लिखना है। पहले इस पेयर को देखते हैं, तो इस पेयर में हम किस किस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को देखेंगे और इस लाइन को देखेंगे, मतलब इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। तो पहला पेयर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे पी क्यू देखेंगे, तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, देखो कौन चेंज हो रहा है, पी चेंज हो रहा है 0 1, क्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, भाई क्यू आ जाओ हमारे साथ। देन देखो आर एस में देखेंगे कि कौन चेंज हो रहा है, तो आर एस में देख रहे हैं कि आर चेंज हो रहा है बट एस चेंज नहीं हो रहा है, तो एस को भी बोलेंगे तुम भी आ जाओ, एस भी आ गया। जो चेंज नहीं हो रहा है उसको बुला लेना है। उसके बाद अब नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, एक वैल्यू मिल गया हमारा फर्स्ट ग्रुप से, अब दूसरा देखना है हमें सेकेंड ग्रुप में। तो अब देखो इसमें और इसमें चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे, है ना। तो देखो पहले ग्रुप में देखना है तो इस लाइन में देखेंगे तो पी क्यू देखेंगे, देखो पी और क्यू में क्या चेंज हो रहा है इन दोनों में। देखो तो पी क्यू में इसमें देखेंगे, पी क्यू में तो पी चेंज हो रहा है बट क्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। पी चेंज हो रहा है बट क्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्यू को हम बोलेंगे आ जाओ, तो क्यू को भी बोला आ गया, क्यू को भी बुला दिया आ गया, ठीक है। देन देखो अब इसमें देखना है, इन दोनों में, यहाँ से इन दोनों को देखना है और यहाँ से इन दोनों को देखना है। देन आर एस में देखेंगे कि कौन सा चेंज हो रहा है, इन दोनों कॉलम में ही देखना है। तो आर चेंज हो रहा है बट एस नहीं चेंज हो रहा है, तो एस को भी इंक्लूड कर लेंगे, एस भी आ गया। अब देखो भाई बार क्यू लगाया, तो देखो बार क्यू लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नहीं चेंज हो रहा है वो क्या है, 0 है, 0 है, मतलब कि नॉट लगेगा,
1 है तो सिर्फ ए, तो 0 है तो नॉट लगा दिया। इसमें भी देखो कौन नहीं चेंज हो रहा था, इसमें भी जो चेंज नहीं हो रहा था वो क्यू है, और जिसका वैल्यू 0 0 है, इसलिए यहाँ पे भी बार हो गया, इसलिए इन दोनों के ऊपर बार लग गया। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा दोनों को मर्ज करके लिख देंगे। तो क्यू एस को जब मर्ज करके लिखेंगे तो क्यू एस प्लस क्यू एस नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये एस ओ पी था इसलिए एस ओ पी में लिख दिया सम ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम कर दिया, मतलब एस ओ पी। मिन टर्म पूछा था आपको, मिन टर्म एस ओ पी का यही है, होगा आंसर। Now come to question number 9. Okay, now come to question number 9. Consider the equation 43 base x equal to y3 base 8. ऑक्टल में है, ऑक्टल कन्वर्जन है। Where x and y are unknown, जहाँ x and y हमें नहीं पता है। The number of possible solution is, इसके possible number of solutions बताने हैं। ओके तो सबसे पहला काम इसमें भी है कि आपको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था अभी मैंने, कि जो भी टर्म्स रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस से, 4 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस बीच में प्लस करते हैं, देन 3 इंटू एक्स से, फिर उसके बाद पावर रेस करते हैं पीछे से 0 1, तो पावर रेस कर दिया। इसमें भी सेम करेंगे, y इंटू वाई एन 3 है तो y इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8, देन 0 1, पावर रेज कर दिया। उसके बाद इसको लिखेंगे क्या होगा, 4x प्लस एक्स का पावर 0 मीन्स 1, 4x प्लस 3 एंड इक्वल टू 8y प्लस, ये भी 0 1 हो जाएगा तो प्लस 3, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 4x इक्वल टू 8y हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। आई होप आपको समझ आ रहा हो, प्लीज़ बताना कमेंट में। ओके इसके बाद देखेंगे हम कि इसमें x इक्वल टू 2y आपके पास इक्वेशन आया है, देन इसमें आपको पॉसिबल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो इसमें कंडीशन लगेगा आपका कि ऑक्टल है, तो ऑक्टल में आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक के वैल्यूज़ ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, लेस दैन 8 ही आएगा। आपका जो नंबर होगा वो लेस दैन 8 आएगा। एंड इसी तरह से आपका x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो है 43 बेस एक्स। तो 43 लाने के लिए क्या बेस हमारा क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, वरना 43 नहीं आ सकता, कम वैल्यूज आएंगे। ओके तो देखो अब तो x एंड y को फाइंड करेंगे इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेंगे एंड y का वैल्यू लेस देन 8 आना चाहिए। ओके तो x का वैल्यू जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 लेने पे 5/2 आएगा, 6 लेने पे 3, 7 लेने पे 7/2। लाइक यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि x इक्वल टू 2y। 5 लोगे तो क्या आएगा, 5/y का वैल्यू क्या आएगा 5/2। x का वैल्यू अगर 6 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3, x की वैल्यू 7 लोगे तो y की वैल्यू 7/2, x की वैल्यू 8, देन y की वैल्यू 4। ओके एंड सो ऑन, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9/2, 10 तो 5, 11 तो 11/2, 12 तो 6 एंड 13 तो 13/2, 14 तो 7, 15 तो 15/2, 16 तो 16/2। तो देखो ये सारी वैल्यूज़ आप 16 तक क्यों ले रहे हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। आपको 5 से बड़े वैल्यूज़ लेने हैं, तब तक लेने हैं जब तक y की वैल्यू 8 से ज़्यादा ना हो जाए, 8 या 8 से ज़्यादा ना हो जाए। तो देखो 8 जैसे ही आएगा हम रुक जाएंगे, y की वैल्यू 8 आ चुकी है 16 पे, x की वैल्यू 16 पे। तो हमें वही वैल्यूज़ चाहिए जो 8 से छोटे हैं। तो कौन कौन से हैं, फ्रैक्शन हम ले नहीं सकते, तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकता, ये सारे वैल्यूज़ हमारा आंसर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 सोल्यूशंस है आपके। इसके टोटल 5 पॉसिबल सोल्यूशंस, इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। So this is the answer.